नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात उत्तराखंड की करें तो इन दिनों जो सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड के लोगों के सामने वो ये कि लगातार बारिश, भारी बारिश और उसकी वजह से लैंडस्लाइड। ये तस्वीरें जिस वक्त आप देख रहे हैं, जहां की ये तस्वीर है चमोली जिले के तहसील पोखरी क्षेत्र और उसी क्षेत्र में पड़ता है राजस्व क्षेत्र है ताली अंसारी गांव, जहां तड़के करीब 3 बजे बादल फटा, जिसके बाद मकान के ऊपर भूस्खलन हो गया। सड़क बना रही कंपनी के अवर अभियंता की मौत हो गई है इस हादसे में, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी में इलाज चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। आज सुबह ही यह हादसा हुआ, चमोली में हादसा हुआ, जहां पर एक घर के ऊपर लैंडस्लाइड का मलबा गिरा। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जो कि इंजीनियर और यहां पर सड़क बनाने के काम में जुटा हुआ था। प्रभात पुरोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, खबर आ रही है कि हादसे में एक शख्स की जान चली गई। इंजीनियर था वो, जो कि सड़क निर्माण कंपनी के अधीन काम कर रहा था। जी कंचन, आपको बता दूं, देर रात जिस तरीके से भारी बारिश हुई है उसके चलते पोखरी तहसील के जो है ताली कंसारी जो गांव है, यहाँ पर पंचायत भवन मलबे की जद में आ गया। अतिवृष्टि के चलते पहाड़ी से भारी मलबा आ गया, जिसके चलते जो है पंचायत भवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। जिसमें कि 6 लोग ये रह रहे थे कि यहाँ पर पीएम जैसा की तरह सड़क बन रही है, उसके ये कर्मचारी थे, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी थे, जिसमें कि जो जेई यहाँ पर मयंक जिनका नाम है, ये इनकी जो है मलबे की चपेट में आने के चलते मौत हो गई। और जो इनके साथी जो अन्य 3 और लोग थे वो भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको कि सीएससी पोखरी में भर्ती कराया गया, जबकि 2 लोगों को जो है आंशिक चोटें आई हैं। जी प्रभात, धन्यवाद। तो हालात हम देख रहे हैं किस कदर खतरनाक, और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। कल भी 3 लोग ऋषिकेश में वहां हादसे का शिकार हुए थे, भूस्खलन की चपेट में आ गए थे और वहां पर भी वो सड़क निर्माण काम में लगे थे। और आज चमोली में ऐसा ही हादसा, जहां एक इंजीनियर की जान चली गई, जबकि प्रशासन की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि जो खतरनाक इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर काम रोक दिया जाए और वहां पर मजदूरों को न जाने दिया जाए। लेकिन यहां पर पंचायत भवन के ऊपर ही भूस्खलन का मलबा गिर गया। टिहरी से बड़ी खबर आ रही है। NH 94 नरेंद्र नगर के पास अभी भी बंद है। भारी मलबा और बोल्डर आने की वजह से NH 94 बंद है। NH 58 तोता घाटी के पास वहां पर बंद है और वहां पर लगातार मलबा हटाने का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी रास्ते को खोला नहीं जा सका है। पहाड़ी से लगातार भूस्खलन, भारी बारिश की वजह से जगह जगह से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। NH 94 कई जगहों पर बंद और अब NH 58 की भी खबर आ रही है कि NH 58 तोता घाटी के पास बंद है। और इस रास्ते पर अगर आपको निकलना हो तो सचेत रहिए, जरा बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। प्रशासन ये लगातार चेतावनी जारी कर रहा है और साथ ही अगर आप घर से निकलते हैं तो पहली जानकारी ले लें कि आपके आसपास की स्थिति कैसी है। तो इस वक्त न्यूज 18 आपको बता रहा है NH 94 एक बार फिर भारी मलबा और बोल्डर आने की वजह से बंद है और NH 94 नरेंद्र नगर के पास बंद है। खोलने का काम चल रहा है रास्ते को। खबर उत्तरकाशी से, जहां यमुनोत्री NH एक बार फिर कुथनौर के पास पहाड़ी से मलबा आने की वजह से बंद हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी से लगातार रुक रुक कर मलबा गिर रहा है और ये तस्वीर अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर हालात कितने खतरनाक है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहाड़ी से लगातार मलबा नीचे की ओर गिरता हुआ और पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर इस तरह से भरभरा कर गिरता है और ऐसी तस्वीरें पूरे उत्तराखंड में, खासकर पहाड़ी इलाकों में आम है। और इसी बीच चमोली जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक मरीज को कंधे पर लेकर पहाड़ी रास्तों से होते हुए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से मुख्य सड़क बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को अब इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। देखिए, एक मरीज को लकड़ी की ये जुगाड़ कुर्सी उस पर बिठाकर और पहाड़ी रास्तों से जान हथेली पर रखकर इस तरह से हॉस्पिटल तक ले जाया जा रहा है। 5-6 नहीं, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी इसी तरह से लोगों को तय करनी पड़ रही है। मुख्यालय हॉस्पिटल
उधर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में आसमानी आफत ने कुछ इस कदर तांडव मचाया कि सब कुछ जमींदोज हो गया। पुल, सड़क, पैदल रास्ते नामो निशान तक नहीं है। अब इन चीजों के हालात ये है कि आप मेरे पीछे की ये तस्वीर देख सकते हैं। उफनते नाले को लोग लोहे की सीढ़ी के सहारे पार कर रहे हैं। खुद ही जुगाड़ तरीके से इन्होंने ये पुल बनाया है। लोहे की सीढ़ी को नाले के ऊपर रखा और इसी से इस नाले को पार करने को मजबूर है ये सभी। अगर बैलेंस बिगड़ता है, पैर फिसलता है या कोई इस नाले में अगर गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। नाले में आप पानी के बहाव को देख रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी मजबूर हैं इसी सीढ़ी का इस्तेमाल करने के लिए। उधर बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र के पौड़ी बैंड में एक ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। चालक को पुलिस और आपदा की टीम ने अस्पताल में भर्ती कराया, उसका इलाज चल रहा है। ट्रक हल्द्वानी से सामान लेकर बागेश्वर जा रहा था। अचानक 300 मीटर गहरी खाई में सुबह गिर गया। मृतक का पंचनामा कर पीएम पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि घायल का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। 26 से 28 अगस्त के लिए कई जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 3 सितंबर तक मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 सितंबर तक लगातार बारिश यूं ही होती रहेगी पूरे उत्तराखंड में। और 26 से लेकर 28 अगस्त के बीच कई जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। से जो एक्टिविटी वो और बढ़ेगी और आप ये कहेंगे कि ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी और साथ में जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स भी वो भी एकाध दुका जगहों में आपको देखने को मिलेगी। तो 26, 27, 28 तक देखें तो करीब इसी तरह की सिचुएशन वो रहने वाली है। तो लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है मौजूदा हालात से। देहरादून से खबर, जहां पर कोरोना काल में राज्य में लोगों की एंट्री का मामला और इस मामले को लेकर गृह सचिव ने सभी मुख्य सचिवों को लेटर भेजा। बॉर्डर पर लोगों की आवाजाही सामान्य रखने की बात इस लेटर में शामिल है। सीएम ने कहा कि गृह मंत्रालय की चिट्ठी का अध्ययन किया जा रहा है और साथ ही राज्य के हालात को भी देखा जा रहा है और दोनों ही मुद्दों को देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर मीटिंग चल रही है। आज दोपहर 3:30 बजे ये मीटिंग होनी है। सचिवालय में बैठक होगी। राज्य के सभी बैंकर्स इस मीटिंग में शामिल होंगे। सभी जिलों के डीएम भी मौजूद रहेंगे इस मीटिंग के दौरान और इस मीटिंग का जो उद्देश्य है, मुद्दा वो ये कि किस तरीके से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके और इस दिशा में बैंक कैसे मददगार साबित हो सकते हैं ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में युवाओं को, लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। और इसी मुद्दे को लेकर सचिवालय में ये मीटिंग होनी है। और वहीं देहरादून में नई शिक्षा नीति पर भी मीटिंग। नई शिक्षा नीति और संस्कृत शिक्षा को लेकर आज ये वेबिनार होना है। संस्कृत शिक्षा निदेशालय में ये मीटिंग। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इस मीटिंग में मौजूद। इधर द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। विधायक महेश नेगी ने कहा कि कांग्रेस की साजिश है, ये उन्हें फंसाने की कोशिश है। ये बात उन्होंने पार्टी फोरम पर जाकर कही है। विधायक महेश नेगी के ऊपर एक महिला ने शोषण का आरोप लगाया है। साथ ही उसका दावा है कि जो बेटी महिला की है वो बेटी विधायक की है। डीएनए टेस्ट की मांग महिला की ओर से की जा रही है। महेश नेगी की तलाश पुलिस को भी है, लेकिन पुलिस से वो बच रहे हैं, मीडिया से बच रहे हैं। लेकिन पार्टी ने जब नोटिस जारी किया तो पार्टी के सामने अपनी सफाई रखने के लिए सोमवार को वो पहुंचे और वहीं पर उन्होंने अपनी ये बात रखी है। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मसले को हास्यास्पद बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें कांग्रेस की क्या साजिश। विधायक जी का कहना था कि महिला षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है और इस षड्यंत्र में कुछ कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। ये महिला पहले भी कुछ अंदर लोगों को फंसा चुकी है।
तो यहाँ बीजेपी महिला पर ही सवाल उठाती नजर आ रही है, रिपोर्ट के इंतजार की बात कह रही है, जबकि यही पार्टी कई दूसरे पार्टी के नेताओं पर जब इसी तरह के आरोप लगते हैं तो पहले कार्रवाई की डिमांड करती है। और इसी बीच कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है बीजेपी पर हमला करने का। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के आरोपों को ही हास्यास्पद बताया है। देखिए, दोराहाट के विधायक महेश नेगी के द्वारा ये कहा जाना कि कांग्रेस पार्टी के सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये महिला उन पर आरोप लगा रही है, अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। क्योंकि 14 अगस्त को महिला शिकायत दर्ज कराती है और महेश नेगी जी निकल कर आते हैं बाहर मीडिया के सामने और पुलिस प्रशासन के सामने लगभग 20-21 तारीख को। तो ये एक हफ्ते तक देहरादून में होने के बावजूद मीडिया से क्यों बचते रहे और पुलिस प्रशासन से क्यों बचते रहे, इसका जवाब महेश नेगी जी को देना होगा। और अपने बचाव में, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं कहने को, और ऐसा लगता है कि दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली है, इसलिए अपने बचाव में इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस विधायक जी को देने पड़ रहे। और बात अगली जो है वो भी बीजेपी से ही जुड़ी हुई है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक बवाल मचाने वाले, जाम छलकाने वाले और तमंचा लहराने वाले उत्तराखंड के विधायक प्रणव चैंपियन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उत्तराखंड के लिए अभद्र भाषा का भी इन्होंने इस्तेमाल किया था। कानपुर से विधायक हैं और 13 महीने बाद इनकी बीजेपी में वापसी हो गई है, जबकि 6 साल के लिए निष्कासित किए गए थे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के विरोध के बावजूद इनकी घर वापसी हुई और कानपुर से विधायक है। हालांकि वापसी होने के बाद भी तेवर में कोई कमी नहीं आई है। मैं राजनीति में पिछले 40 साल से, मेरे पिताजी 40 साल पहले विधायक बने। क्या किसी का हमने जमीन हड़पी? कोई चरित्र का आरोप मेरे ऊपर लगाइए, किसी के यहाँ डकैती डाली हो, किसी को कुछ किया हो बताइए। ऐसा मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। मुझे क्यों आप माफिया बना रहे हैं? आरोप हैं तो भैया, स्पोर्ट्समैन हूँ, राज परिवार से हूँ, गोली चलाने का, खेलने का, पहलवानी का शौक रहा है। लेकिन वो कोई शराब पीना भी कोई ऐसी बात नहीं, शराब अगर बंद करा देंगे आप। लेकिन अब मैंने एक साल तो तेवर देखा आपने। हालांकि कुंवर प्रणव चैंपियन ये भी कह रहे हैं कि वो अब बदल चुके हैं, 13 महीनों में बदल चुके हैं। पार्टी के प्रति निष्ठा सबसे प्रायोरिटी पर है उसके। हालांकि बीजेपी ने जब वापस ले लिया तो कांग्रेस को और दूसरे विपक्षी दलों को मौका मिल गया पार्टी पर हमला करने का। आम आदमी पार्टी ने भी हल्ला बोल दिया है विधायक चैंपियन की वापसी का मामला, और इसे लेकर आम आदमी पार्टी, जो कि उत्तराखंड में अब एक्टिव होने की कोशिश में है, उसने हमला बोला है बीजेपी पर। उत्तराखंड के लिए अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। बीजेपी के दोहरे चरित्र के खिलाफ प्रदर्शन आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर आज प्रदर्शन करेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो बड़ी खबर देहरादून से, इसी मुद्दे के साथ उत्तराखंड में एक्टिव होते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी एक बार फिर उत्तराखंड में अपना जनाधार तलाशने पहुंची है, जिससे कांग्रेस में हलचल मच गई है। इस सबके बीच कांग्रेस के भीतर से ही सुधार के सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं को अपनी कार्यशैली में बदलाव का सुझाव दिया है। जोशी ने कहा कि पार्टी को नई रणनीति पर सोचने की जरूरत है। जोशी ने परिवर्तन के साथ ही नए लोगों को मौका देने की मांग भी उठाई। कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं, इसलिए मैं कहूँगा समय समय पर अपनी कार्यप्रणाली के बारे में ज़रूर मंथन करते रहना चाहिए, क्योंकि सतत प्रक्रिया है। ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ जो काम कर रहे हैं वही हमें परिणाम तक सही पहुँचा सके, वही सही हो। हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन भी होने चाहिए, कुछ न कुछ कार्यप्रणाली बदलनी चाहिए, नए लोगों का समावेश होना चाहिए जो लोग कहीं राजनीति में नहीं है। ये किसने बोला कि पूरे प्रदेश में अगर मान लीजिए कुछ हज़ार लोग राजनीतिक फील्ड में हैं तो उनके अलावा नए लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए? ये किसने बोला? होना चाहिए। तो जैसे जैसे 2022 का चुनावी साल नजदीक आ रहा है, बीजेपी के कुछ विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। आखिर क्या हो सकती है इस बौखलाहट की वजह? देखिए ये रिपोर्ट। दो 2022 को करीब देख किच्छा से विधायक राजेश शुक्ला और चंपावत से विधायक पूरन फर्त्याल के तेवर बगावती हो चले हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जनता का दर्द विधायक जी को पार्टी से बगावत पर मजबूर कर रहा है या कोई और वजह है? लेकिन इस सवाल का जवाब छिपा है 2017 के विधानसभा चुनाव नतीजों में, जिसमें पूरन की जीत का अंतर महज 3% था तो शुक्ला की जीत का अंतर 2% रहा था। शायद यही वजह है कि पिछले नतीजों का डर बगावती बोलों के रूप में सामने आ रहा है, ताकि चुनाव आने पर जनता को अपनी संघर्ष गाथा सुनाई जा सके।
के लिए अनुशासन के लिए इस पार्टी जानी जाती है। इसमें आम कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक सबके लिए अनुशासनहीनता का कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए जो भी अगर चाहे वो विधायक हो या आम कार्यकर्ता हो, अगर अनुशासनहीनता का कुछ होगा तो पार्टी उसकी संज्ञान लेती है और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उसका संगठन उसका संज्ञान ले रहा है। साफ है, बीजेपी भले ही बचाव करे, लेकिन विधायकों के बगावती तेवर पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं, क्योंकि विपक्षी कांग्रेस को इससे सरकार पर सवाल उठाने का मौका ही मिला है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में जो जन विरोधी सरकार चल रही है, इससे जनता भी त्रस्त है और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का भी असंतोष बाहर आ रहा है, तो ये सरकार की कार्यप्रणाली पर एक सवाल खड़ा करता है। सार्वजनिक बयानबाजी से बीजेपी को कटघरे में खड़े करने वाले विधायक भले ही अपनी जमीन बचाने की जद्दोजहद में हो, लेकिन एक बात साफ है कि 2022 में विधायकों की कुर्सी बचे या न बचे, पार्टी को बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।